एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को फंडामेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल क्यों बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गेनेलीज का क्या क्या फंक्शन है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, जो भी हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। या तो वो सिंगल सेल के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। और जो सिंगल सेल की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो मोर देन 2 सेल्स के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहां पर एक स्लाइड लगाई गई है अनियन पील की, जिसके अंदर आप बहुत सारे सेल्स देख सकते हैं। बहुत सारी डिस्कवरीज हुई सेल से रिलेटेड, सेल की डिफरेंट चीजों की अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड में उसकी डिस्कवरी की थी। तो एक बार वो देख लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में नोटिस किया था सेल्स को, किसमें, कॉर्क की स्लाइस में। जो ट्री का बार्क होता है उसमें से कॉर्क निकाली, उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे चैम्बर्स देखे और उन चैम्बर्स को क्या नाम दिया, उन्होंने सेल नाम दिया, स्मॉल कंपार्टमेंट। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। पानी के अंदर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। पुरकिंजे इन 1839 उन्होंने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, जिसका मतलब था लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको क्या कहा गया, प्रोटोप्लाज्म कहा गया। सिल्चडेन एंड स्वान 1838 और 1839 में उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी और उसमें क्या बताया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आपके सेल से मिलके बने हैं। और ये थ्योरी 1838-39 में दी गई थी। विर्चो ने 1855 में सजेस्ट किया था कि जितने भी सेल्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, नेचर में ही जो पहले से सेल प्रेजेंट हैं उनसे ही नए सेल आए हैं। विर्चो ने इस चीज की डिस्कवरी की थी, सजेस्ट किया था उन्होंने। सो सेल थ्योरी क्या कहती है, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जो सेल है आपका वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म बिना सेल के बन नहीं सकता, और किसी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल है, इसीलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा है। जैसे किसी भी बिल्डिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो ब्रिक होती है, क्योंकि ये वो सबसे छोटा कंपोनेंट है जिसको जोड़ जोड़ के वो पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ब्रिक इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग। इसी प्रकार से जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स का। फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि हर सेल अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आपके सभी सेल्स अपना काम नहीं करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। थ्योरी क्या बोलती है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हैं। सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से जो सेल हैं उसी से नए सेल्स बनते हैं। So this was your cell theory. फिर देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। The organism that consist of a single cell such as amoeba, paramecium, etc. are unicellular organism. यूनि मतलब वन, सेलुलर मीन्स सेल से मिलके बना हुआ। जो एक सेल से मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टी मीन्स काफी सारे, सेलुलर मीन्स सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलके बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। The organism which contain various cells that perform different functions in the organism such as plants, fungi and animals. वो ऑर्गेनिज्म जो 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर बने हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। How can multicellular organism originate from a single cell?
कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो वो एक ही सेल से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। ए सेल हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एक सेल है, उसके पास एक कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, एक से दो में कन्वर्ट होने की। इट्स सेल्फ इनटू सेल्स ऑफ इट्स ओन टाइप। अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसे और सेल पैदा करने की कैपेबिलिटी होती है हर एक सेल के पास। देयरफॉर मोर सेल कैन जनरेट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। तो यदि आपके पास पहले से कोई सेल है तो उस सेल से और नए सेल्स क्रिएट हो सकते हैं। वो सेल खुद को डिवाइड कर करके और सेल प्रोड्यूस करता जाएगा। सो इस प्रकार जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके जीवन की शुरुआत कहां से होती है? सिंगल सेल से होती है। आपको पता होगा कि जो एक सिंगल सेल, एग जो है वो एक सिंगल सेल होता है और उसी से क्या होती है? जीवन की शुरुआत होती है। द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप कैसी हो सकती है? जो शेप है सेल की वो फिक्स नहीं होती है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी होगी। द शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे उसकी सेल की शेप डिसाइड होती है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं एंड अमीबा है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, WBC, और जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी शेप को चेंज करने में कैपेबल होते हैं। तो सभी सेल्स का जो शेप है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है और कुछ सेल अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म? अब अलग अलग सेल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अभी हमने पीछे फोटो में देखा कि कई प्रकार के सेल्स थे, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है और वो कैसे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक बार ये देख लेते हैं। सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे फंक्शन करते हैं। ए सेल कंटेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ईच ऑर्गेनेली इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये एक सेल है, इसके अंदर भी क्या है? सेल के ऑर्गेनेलीज हैं और इन सभी ऑर्गेनेलीज का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, सच एज मेकिंग न्यू सेल, नए सेल बनाना, क्लियरिंग द वेस्ट ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उस वेस्ट को रिमूव करना, खत्म करना, ये काम भी सेल के अंदर का ही एक ऑर्गेनेली करता है। Thus organelles allow a cell to perform various kinds of activity in an organism। और इस वजह से जो आपका सेल है वो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक ऐसे ही सेल ऑर्गेनेली के बारे में आपने सुना होगा जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ अ सेल। देखिए जी, यहाँ पे एनिमल सेल है, यहाँ पे प्लांट सेल है। इन सब के अंदर देखिए बहुत सारे क्या हैं? सेल के कंपोनेंट्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर हैं बहुत सारे। इन सब के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे। कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर तीन बेसिक फीचर्स जरूर प्रेजेंट होंगे। एक होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक होगा न्यूक्लियस, जो सेंटर में डेंस बॉडी होती है। एक होगा साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सभी सेल्स के अंदर ये तीन बेसिक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज जस्ट लाइक एन एनवेलप दैट कवर्स द होल सेल। ये एक एनवेलप, एक कवर की तरह है जो पूरे सेल को कवर करके रखता है। सेल इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। Therefore, a cell gets separated from the external environment because it has a plasma membrane। तो बाहर जो environment है उससे सेल को सेपरेट करके रखने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। The plasma membrane has the capability to decide which material should enter or leave the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक कैपेबिलिटी है ये डिसाइड करने की कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल से बाहर निकलेगा।
दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो ये लेयर होगी, परमिएबल मींस परमिट करती है कि कौन सी चीज, सिलेक्ट करके कि कौन सी चीज अंदर जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। The fluid mosaic model of plasma membrane. The fluid mosaic model explains the structure of plasma membrane. ये एक मॉडल था जो हमें बताता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। एक होते हैं आपके लिपिड्स, एक होते हैं आपके प्रोटीन्स और एक होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। These components can flow freely and fluidly inside the plasma membrane. ये कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड। लिपिड क्या है? फैट्स हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 प्रकार के लिपिड होते हैं, एक होते हैं फॉस्फोलिपिड और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज अ लिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? एक लिपिड है वो जो बना है आपका ग्लिसरॉल से, 2 फैटी एसिड और फॉस्फेट से मिलके बना है। इट क्रिएट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which allows flow of only certain material inside and out of the cell। तो जो फॉस्फोलिपिड है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो सेमी परमिएबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो कंट्रोल करेगी कौन सी चीज अंदर जाएगी या कौन सी चीज अंदर नहीं जाएगी। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है which provide fluidity to the surface of the plasma membrane। ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ताकि चीजें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। द प्रोटीन, जो तीसरी चीज है आपकी प्रोटीन, यहां पे जो लिखी है, एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ द सेल एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर चीजों को लाने ले जाने में मदद करता है। द कार्बोहाइड्रेट, जो लास्ट कंपोनेंट है आपका, अटैच देमसेल्फ विद द लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं एंड आर फाउंड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है वहां पर आपको क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच होके मिलेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर है जी आपका, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रोटीन चैनल है जिसके थ्रू चीजें आर पार जा सकती हैं। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, जो ये आपको दिखाई दे रही है फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है। ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं आपके, लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड। हमने पढ़ा था ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे क्या होंगे, जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होके मिलेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड दोनों के साथ अटैच होके मिलता है। तो ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, द प्रोटीन अटैच्ड विद कार्बोहाइड्रेट। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से है। यहां पर आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेली का कौन सा फंक्शन होता है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा है ताकि आप इसको पेपर के हिसाब से अपना याद कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।